एक भतीजे तेजस्वी यादव हैं, उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो थे कटिहार में और कटिहार से अचानक राजधानी पकड़कर पटना आए तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या पटना में कोई खास मुलाकात किसी से होनी है, क्या कुछ फिर से बिहार में गेम होने वाला है, क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव, इस तरह के सवाल उठने लगे। तो उनका जवाब पंकज जी देंगे। क्या हो रहा है पंकज जी, क्यों आए तेजस्वी पटना? देखिए, एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव जैसे पटना पहुंचे उसके बाद तरह तरह का कयास लगने लगा। दरअसल तेजस्वी पटना पहुंचे थे और एक एमएलसी के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें ये कह करके चले कि उनके यहाँ जा रहे हैं, पर सिर्फ ये बहाना नहीं था जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तेजस्वी पटना पहुंचे थे कि भाई राजनीतिक टेम्परेचर किस तरह का, पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरह का, क्योंकि चर्चा बड़ी तेज उठने लगी, ये बीमार पड़ गए हैं। तो जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाने लगते हैं। तो तेजस्वी आए थे पटना और तेजस्वी ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार जेडीयू में चल क्या रहा है जी। और जब तेजस्वी को लग गया कि आखिरकार कुछ चल नहीं रहा है, अभी फिलहाल संभावना इस तरह की नहीं बनी है कि मैं आमंत्रित किया जा सकता हूं या हमारे साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं, इसलिए तेजस्वी ने पूरा ऑप्शंस तलाश करके कि भाई क्या हो सकता है और उसके बाद वापस अपने पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं, रणनीति बनाने में जुट गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सारी दुनिया कहती है नीतीश बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार हैं, कई लोग कहते हैं मानसिक रूप से बीमार हैं, किस तरह से बीमार हैं ये कहना एक अलग बात है। पर ठीक है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां आदमी हमेशा स्वस्थ तो रहता नहीं है, कोई भी आदमी तो हो सकता है बीमार होना एक अलग बात है। लेकिन आप अभी भी देख लीजिए कि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ये बात तो तय लग रहा है। इसलिए भले ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हों, राजनीतिक पारा तापमान काफी बढ़ गया हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने सबको टेंटर हुक पे रखा हुआ है जी। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की मीटिंग चलती है, मीटिंग के बाद बिल्कुल खुल करके कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद भी सवाल उठता है कि नेतृत्व तो उनका होगा लेकिन सीएम का चेहरा किसका होगा। जेडीयू एसर्ट करती है, जेडीयू कहती है कि बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की हो। बीजेपी के तरफ से कहा जाता है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जेडीयू पलटवार करती है और कहती है बात बिहार की हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो। तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू क्या कहना चाहती है। साल 2025 सिर्फ नीतीश और एक बड़ा पोस्टर निकलता है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के लिए निकलते हैं और उसके बाद जी हाँ, और उसके बाद उसमें तमाम तरह की घोषणा करने जा रहे हैं, लगभग 700 कुछ करोड़ की घोषणा करेंगे, तो 86 करोड़ की। तो इसकी चर्चा नीतीश कुमार अपने काम पर निकल गए। नीतीश कुमार ने बड़ा साफ मैसेज सबको दे दिया है कि नीतीश सबके हैं और नीतीश के एम्बिशन में जो आगे आएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। नीतीश के पास कई रास्ते हैं, नीतीश के पास विकल्प है, नीतीश किधर भी जा सकते हैं, लेकिन विकल्प क्या है? बेचारा जो आलिंगन करने के लिए तैयार है उसके पास भी पुख्ता मैसेज नहीं है कि मेरे पास आ रहे हैं, और जिसको छोड़ के जा सकते हैं वो भी डर जाता है कि अरे नीतीश कहीं उधर चले जाएंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो फिर नीतीश सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक को अलर्ट कर दें, दूसरे पे दबाव बना दें कि मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो समझ लो हम क्या करने वाले हैं। और यही नीतीश की राजनीति की स्टाइल है। इसलिए नीतीश जो है अंबेडकर मसले पर चुप है और नीतीश की चुप्पी कई तरह की बात कहती है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी आती है, चिट्ठी आने के बाद संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जवाब देते हैं, जोरदार जवाब देते हैं। संजय झा कहते हैं अरे हम आपकी तरह नहीं है, हमने तो जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, आपने तो पंजाब में लोगों से प्रॉमिस किया लेकिन आपने किसी को दलित समुदाय से सीएम डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया, तो आपको बोलने का क्या अधिकार है? आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो इंडिया ब्लॉक है उसके नेता और वो जो पार्टी है उसने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। तो इस तरह की बात संजय झा बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बारे में कोई बयान नहीं देते। ये बात आप जान लीजिए, उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। मतलब ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है और इस ऑप्शंस के क्या मतलब है ये हम अपने अगले शो में लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अब
नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है और इस सब के पीछे नीतीश कुमार की सोच क्या है। और चुनाव में उतरने से पहले नीतीश अपनी हर बात मनवा लेंगे तभी चुनाव में उतरेंगे, तो ये बात जान लीजिए। और नीतीश अभी बीमार भले ही हो कुछ हद तक, लेकिन नीतीश की पोजीशनिंग इस तरीके की है और उनका प्लेसमेंट इस तरह का है कि केंद्र को झुकना पड़ेगा। और एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि बीजेपी को अगर किसी ने घुटने पर झुकाया है तो वो नीतीश कुमार ही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है, मजबूरी भी है, जैसे भी जिसको समझना हो समझ ले। और जो मैं कह रहा था कि इन भतीजों में जो होड़ लगी है, इसकी बड़ी वजह है जिस पे नीतीश कुमार की नजरें वक्र हुई वो बर्बाद हो गया। आरसीपी सिंह कहाँ है? बैठे तो थे बीजेपी की गोद, लेकिन आरसीपी सिंह को अब कोई ऐसा राजनीतिक डगर नहीं है जिस पे चलने के लिए रास्ता बचा। उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी है। बीजेपी ने खूब तवज्जो दिया, लेकिन यही बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में आरसीपी सिंह से किनारा कर लिया। अब आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बना करके नीतीश कुमार को जवाब देना चाहते हैं, पर उसका परिणाम क्या होगा ये तो देखने वाला होगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, पहले भी शरद यादव कहीं के नहीं रहे। दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह बहुत अच्छा भाषण करते थे, बोलते थे, बिहार के बड़े नेता गिने जाते थे, पर वो उनसे भी जब नीतीश कुमार की लड़ाई हुई तो राजनीतिक रूप से उनको भी हाशिए पर जाना पड़ा। आप देख लीजिए, एक ललन सिंह है जो कभी नाराज हुए लेकिन वापस फिर नीतीश की शरण में आए हैं और मंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार की नजरें जिस पर बकर हुई उसका बुरा हाल हुआ। चिराग पासवान पे नजरें बकर हुई, उनकी पार्टी दो फाड़ में बट गई, अकेले रह गए थे चिराग, 5 एमपी निकल गए। तो जान लीजिए फिर चिराग को लग गया है कि जब तक चाचा है और जब तक चाचा पॉलिटिक्स में एक्टिव है, बिहार में राजनीति करना है तो चाचा का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए ये भतीजा भी दौड़ लगा रहा है। तो ये देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो कि पगड़ी पहने थे, कह रहे थे पगड़ी उतारेंगे नहीं जब तक चाचा को गद्दी से हटा नहीं लेंगे, अब कहते हैं चाचा गद्दी पर बैठे रहे, बस भतीजे के सिर पे हाथ फेरते रहे। देखिए उनके स्वर किस तरीके से बदले हैं। चिराग पासवान किस तरीके से चाचा के शरण में जा चुके हैं। और एक और भतीजे हैं जो कहा जाता है कि भाई वह अगर उनके साथ चाचा आ गए तो एक बार फिर से समाजवादी कुनवा एक होगा और फिर से मजबूती आएगी। तो सवाल है, वो भी अभिनंदन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तेजस्वी यादव। इसलिए कटिहार से जो राजधानी पकड़ करके पटना उतरे, रात पहुंचे, तरह तरह की बात चलने लगी कि सड़क पे अकेले निकल गए, किसके घर में गए, तरह तरह की बात निकली। लेकिन जब उनको ये मालूम चल गया, जो मेरे आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार से फिलहाल कोई हरी झंडी नहीं है, तो वापस अब प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा, अलविदा यात्रा, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बात कुल मिलाकर के बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश इस हालत में भी, इस अवस्था में भी बिहार का किंग कौन? तो नीतीश कुमार। 2025 सिर्फ नीतीश। ये जो मैसेज है वो मैसेज देने में नीतीश कुमार पूरे तरीके से कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मगर जनता कैसे देख रही है ये तो जब नतीजे आएंगे 2025 के चुनाव के बाद तब पता चलेगा। मगर फिलहाल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, जनता के बीच घूम रहे हैं और जो उन पर आरोप लगते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो उसको कहीं ना कहीं डिनाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और 3 भतीजे हैं बिहार में जो लगातार लगे हुए हैं कि कैसे उनको नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल जाए, कौन बाजी मारता है ये भी देखने वाला होगा। तो बिहार की चर्चाएं यूं ही आप तक हमारा काम है पहुंचाते रहना, और जो भी चल रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव कैसे अचानक पटना पहुंचे, क्यों पहुंचे और 3 भतीजों की क्या कहानी है वो आपको हमने बताई। ऐसे ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमारा राग बिहारी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।